क्या आप 2025 में अपनी रिटायरमेंट की रणनीति पर सच में भरोसा करते हैं? यहाँ एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे 70% से ज्यादा भारतीयों के पास कम से कम एक ऐसा निवेश होता है जो चुपचाप उनकी जमा पूंजी को खत्म कर रहा है। बाजार के गिरने से नहीं, बल्कि छिपी हुई फीस और ऐसे स्ट्रक्चरल जाल की वजह से जिन्हें वे कभी देख ही नहीं पाए। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके रिटायरमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा जोखिम भरे स्टॉक या आर्थिक मंदी नहीं है? ये वो लोकप्रिय, व्यापक रूप से सुझाए गए निवेश हैं जो सीधे आपके पोर्टफोलियो में बैठे हैं और चुपचाप आपके भविष्य की जीवन शैली को खोखला कर रहे हैं। वॉरेन बफेट ने खुद इस बारे में चेतावनी देते हुए कहा है, निवेशकों का असली दुश्मन बाजार का उतार चढ़ाव या गिरावट नहीं है, ये गैर जरूरी लागतों का लगातार लगने वाला चक्रवृद्धि बोझ है। जो ज्ञान दशकों पहले शक्तिशाली था, वो अब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि रिटायरमेंट खातों को खाली करने वाले ये तरीके अब और भी शातिर और पकड़ में न आने वाले हो गए हैं। आपको पता है क्या दिलचस्प बात है? 30 सालों में सिर्फ 1% सालाना फीस का अंतर आपके रिटायरमेंट फंड को 28% तक कम कर सकता है। ये वैसा ही है जैसे आप हर कुछ सालों में एक लग्जरी कार खरीदें और उसे कभी चलाने का मौका ही ना मिले। एक औसत भारतीय इन छिपे हुए खर्चों की वजह से अपने रिटायरमेंट की दौलत में लाखों रुपए गंवा देता है। ये वो पैसा है जो सालों तक आरामदायक जीवन जीने के लिए काम आ सकता था। और सबसे पागलपन वाली बात यह है कि ये कोई अजीबोगरीब निवेश या साफ साफ दिखने वाले घोटाले नहीं है। ये मुख्य धारा के विकल्प हैं जो फाइनेंशियल एडवाइजर सुझाते हैं, आपके कंपनी के रिटायरमेंट प्लान्स में दिए जाते हैं और जिम्मेदार निवेशकों के लिए सुरक्षित विकल्प के रूप में प्रचारित किए जाते हैं। यही बात इन्हें इतना खतरनाक बनाती है। मैं आपसे कुछ पूछता हूं, आपने आखिरी बार कब सच में यह जांचा था कि आपके सुरक्षित या कंजर्वेटिव निवेशों की असल लागत क्या है? ज्यादातर लोग ऐसा कभी नहीं करते और इसीलिए ये रिटायरमेंट किलर सबकी नजरों के सामने अपना काम करते रहते हैं। आज प्रो बफेट HQ पर आप उन 8 लोकप्रिय निवेशों के पीछे की रिसर्च जानेंगे जो चुपचाप रिटायरमेंट खातों को तबाह कर रहे हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उन्हें कैसे पहचान सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को बहुत देर होने से पहले कैसे बचा सकते हैं। निवेश नंबर 1, ज्यादा फीस वाले एक्टिव म्यूचुअल फंड। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ निवेशक दशकों तक धार्मिक रूप से बचत करने के बाद भी अपने रिटायरमेंट लक्ष्यों से पीछे क्यों रह जाते हैं? यहाँ एक चौंकाने वाली सच्चाई है। औसत एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड सालाना 0.8% से 1.5% तक फीस लेता है और 30 सालों में यह छोटा सा प्रतिशत आपके रिटायरमेंट बैलेंस को 25% या उससे भी ज्यादा कम कर सकता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने रिटायरमेंट के लिए 50 लाख रुपए बचाए। अगर आप अपनी सालाना फीस सिर्फ 1% कम कर लें तो रिटायरमेंट के समय आपके पास 13 लाख रुपए से ज्यादा हो सकते हैं। ये अतिरिक्त 2 साल का आरामदायक जीवन है जो सिर्फ गैर जरूरी लागतों की वजह से चला गया। आपको इस बारे में अजीब बात पता है? एक बड़ी S&P स्टडी ने 15 सालों के प्रदर्शन को ट्रैक किया और पाया कि 92% एक्टिव मैनेजर फीस काटने के बाद अपने बेंचमार्क को भी नहीं हरा पाए। तो आप औसत से भी खराब प्रदर्शन के लिए प्रीमियम कीमत चुका रहे हैं। यहाँ ज्यादातर लोग एक बात चूक जाते हैं, फीस सिर्फ फंड का एक्सपेंस रेशियो नहीं है जो मार्केटिंग मटेरियल में प्रमुखता से दिखाया जाता है। इसमें बार बार की जाने वाली ट्रेडिंग से छिपे हुए ट्रांजैक्शन कॉस्ट होते हैं। 12B1 मार्केटिंग फीस होती है जो 0.25% और जोड़ सकती है, और अगर आपने किसी ब्रोकर के जरिए खरीदा है तो शुरुआत में ही 3 से 5% का सेल्स लोड भी लग सकता है। क्या आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनियां निवेशकों को यह समझाने के लिए कि उनकी ऊंची फीस जायज है, सालाना अरबों रुपए मार्केटिंग पर खर्च करती हैं? ये पैसा सीधे निवेशकों के रिटर्न से आता है, कंपनी के मुनाफे से नहीं। गणित बहुत क्रूर है। एक सरकारी विश्लेषण से पता चला कि 35 सालों में 1 लाख रुपए के निवेश पर 0.5% के बजाय 1.5% फीस देने पर आपको अपनी जमा पूंजी में लगभग 6-7 लाख रुपए का नुकसान होता है। कई भारतीयों के लिए ये उनके रिटायरमेंट के पूरे 1 साल की आमदनी के बराबर है। क्या आपने कभी अपने निवेशों की असल फीस की जांच की है? नीचे कमेंट्स में अपने अनुभव शेयर करें। यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है।
कई 401 के जैसे कॉर्पोरेट प्लान्स में 0.03% जितनी कम फीस वाले इंडेक्स फंड के विकल्प भी होते हैं। लेकिन कर्मचारी महंगे एक्टिव फंड से चिपके रहते हैं क्योंकि वे ज्यादा प्रोफेशनल या सोफिस्टिकेटेड लगते हैं। सच्चाई यह है कि सादगी का मतलब अक्सर बेहतर रिटर्न होता है। निवेश नंबर 2, लेयर्ड टारगेट डेट फंड और फंड ऑफ फंड्स। आपको क्या शानदार लगता है? एक ऐसा फंड जो आपकी उम्र के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाए और आपके लिए सारे जटिल रीबैलेंसिंग को संभाल ले। यही टारगेट डेट फंड और फंड ऑफ फंड्स का वादा है, एक ही निवेश में लिपटी हुई सुविधा। लेकिन यहीं पर यह महंगा पड़ जाता है। ये फंड अक्सर एक दूसरे के ऊपर कई फीस स्ट्रक्चर की परतें चढ़ा देते हैं, जिसे ज्यादातर निवेशक कभी समझ ही नहीं पाते। यहां एक चौंकाने वाला उदाहरण है। एक टारगेट डेट फंड सालाना 0.7% चार्ज करता है। उस फंड के अंदर दर्जनों दूसरे फंड होते हैं, जिनमें से हर एक 0.2% से 0.6% चार्ज कर रहा होता है। जब आप मैनेजमेंट फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और अंदरूनी फंड के खर्चों को जोड़ते हैं, तो आप कुल मिलाकर 1.2% या उससे भी ज्यादा की सालाना लागत चुका रहे हो सकते हैं, वो भी अक्सर बिना जाने। मैं आपसे कुछ पूछता हूं, क्या आपने कभी अपने टारगेट डेट फंड के फंड होल्डिंग सेक्शन को देखा है? आपको शायद पता चले कि आप उसी सामान्य मार्केट एक्सपोजर के लिए 2 परतों में मैनेजमेंट फीस दे रहे हैं, जो आप सीधे इंडेक्स फंड से बहुत कम कीमत पर पा सकते थे। सबसे पागलपन वाली बात यह है कि मॉर्निंग स्टार के एक विश्लेषण में पाया गया कि सबसे सस्ते टारगेट डेट फंड की लागत 0.09% सालाना थी, जबकि सबसे महंगे वाले 1.4% से ज्यादा चार्ज कर रहे थे। एक 30 लाख रुपए के रिटायरमेंट अकाउंट पर 30 सालों में ये 1.3% का अंतर आपको लगभग 25 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाता है। ये कोई टाइपिंग की गलती नहीं है, लगभग 1/4 करोड़ रुपए की पूंजी का नुकसान सिर्फ एक जैसे मार्केट एक्सपोजर के लिए। आपको फंड ऑफ फंड्स के बारे में एक दिलचस्प बात पता है? वे मूल रूप से संस्थागत निवेशकों के लिए डिजाइन किए गए थे, जिन्हें विशेष रणनीतियों तक पहुंच की जरूरत होती थी। लेकिन रिटेल वर्जन अक्सर बस आसानी से उपलब्ध म्यूचुअल फंड और ETF को पैक करते हैं, जिन्हें आप सीधे बहुत कम कीमत पर खरीद सकते थे। क्या आप जानते हैं कि कुछ टारगेट डेट फंड में 100 से ज्यादा अंदरूनी होल्डिंग्स होती हैं? ये जटिलता कोई वैल्यू नहीं जोड़ रही है, ये भ्रम और फीस जोड़ रही है। वॉरेन बफेट ने यह तब साबित किया जब उनके साधारण S&P 500 इंडेक्स फंड ने 10 सालों में हेज फंड्स के एक फंड ऑफ फंड से बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि हेज फंड 2% मैनेजमेंट फीस और 20% मुनाफे का हिस्सा चार्ज कर रहे थे। सुविधा का पहलू वास्तविक है, लेकिन ऑटोमेटेड रीबैलेंसिंग के लिए सालाना 0.8% से 1.5% का भुगतान करना, जिसे करने में कुछ पैसे लगते हैं, वैसा ही है जैसे हर रोज आलू का पराठा बनाने के लिए आपने कोई 5 स्टार शेफ रख लिया हो। निवेश नंबर 3, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव बॉन्ड और कैश एलोकेशन। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि सबसे सुरक्षित कदम बॉन्ड, FD और कैश में पैसा लगाना है, खासकर जब आप 40 से ज्यादा के हों और अपनी पूंजी को बचाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हों? ये जिम्मेदार, रूढ़िवादी और विवेकपूर्ण लगता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अगर आपका पोर्टफोलियो बॉन्ड और कैश में बहुत ज्यादा है, तो महंगाई की दीमक चुपचाप हर साल आपकी खरीदने की शक्ति को नष्ट कर देती है, अक्सर आपकी सोच से भी ज्यादा तेजी से। यहाँ वो गणित है जो आपको हैरान कर सकता है। सिर्फ 3% की सालाना महंगाई पर आपका पैसा 24 सालों में अपनी लगभग आधी खरीदने की शक्ति खो देता है। अगर आप 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, तो 89 साल की उम्र तक आपकी जमा पूंजी की खरीदने की शक्ति आधी हो सकती है, ठीक उसी समय जब स्वास्थ्य देखभाल की लागतें आमतौर पर बढ़ जाती हैं और आपको उस पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक दिलचस्प बात पता है? एक सेंट्रल बैंक की स्टडी में पाया गया कि रिटायरमेंट के करीब पहुंचने वाले लोग अक्सर 50 के दशक के मध्य तक 50% या उससे ज्यादा बॉन्ड और कैश में रखते हैं, क्योंकि ये सुरक्षित लगता है। लेकिन हकीकत में वे भविष्य में अपनी जीवन शैली में कटौती और संभावित वित्तीय कमी को तय कर रहे होते हैं। मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जो आपको चौंका सकता है,
तथाकथित सुरक्षित बॉन्ड फंड भी नुकसान से अछूते नहीं हैं। अकेले 2022 में जब ब्याज दरें बढ़ी तो एक बड़े बॉन्ड इंडेक्स में 13% से ज्यादा की गिरावट आई, जिससे उन निवेशकों को आश्चर्य हुआ जो सोचते थे कि बॉन्ड्स गारंटीड सुरक्षा हैं। बढ़ती ब्याज दरों ने बॉन्ड की कीमतों को बुरी तरह प्रभावित किया, ये साबित करते हुए कि सुरक्षित का मतलब हमेशा लाभदायक नहीं होता। यहाँ कंजर्वेटिव निवेश खतरनाक हो जाता है। कैश पर 0.5% कमाना जबकि महंगाई 3 से 4% चल रही है, इसका मतलब है कि आप अपनी खरीदने की शक्ति में 2.5 से 3.5% की सालाना हानि की गारंटी दे रहे हैं। रिटायरमेंट के 20 सालों में ये आपकी जीवन शैली को तबाह कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि बॉन्ड में बहुत ज्यादा पैसा रखना वास्तव में आपके लॉन्जेविटी रिस्क यानी अपनी बचत से ज्यादा जीने का जोखिम को बढ़ा सकता है? अगर आप 95 साल तक जीते हैं, जो अब आम होता जा रहा है, तो एक बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो शायद 30+ साल के रिटायरमेंट खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ग्रोथ उत्पन्न न कर पाए। वॉरेन बफेट इस बात को बिल्कुल सही ढंग से कहते हैं। ज्यादातर निवेशकों के लिए असली जोखिम शॉर्ट टर्म कीमतों का उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म में अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल न कर पाने का जोखिम है। कंजर्वेटिव निवेशक अक्सर शॉर्ट टर्म नुकसान से बचने पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि वे लॉन्ग टर्म विफलता की गारंटी दे देते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि ऐतिहासिक डेटा से पता चलता है कि रिटायरमेंट के बाद भी लोगों को इक्विटी शेयर बाजार में निवेश से फायदा होता है। 40-60% स्टॉक वाले एक संतुलित पोर्टफोलियो ने ऐतिहासिक रूप से बॉन्ड भारी आवंटन की तुलना में बेहतर लॉन्ग टर्म परिणाम दिए हैं, यहां तक कि बाजार के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए भी। कुंजी सभी जोखिमों से बचना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए महंगाई का जोखिम और ज्यादा जीने का जोखिम अक्सर बाजार के जोखिम से ज्यादा खतरनाक होते हैं। निवेश नंबर 4, आपके रिटायरमेंट प्लान जैसे ईपीएफ एनपीएस की छिपी हुई फीस और मेंटेनेंस चार्ज। विडंबना देखिए, आपका रिटायरमेंट प्लान आपकी रिटायरमेंट सुरक्षा की नींव माना जाता है, लेकिन कई भारतीयों के लिए ये चुपचाप छिपी हुई लागतों की परतों के माध्यम से धन को बहा रहा है, जिसे ज्यादातर लोग कभी खोज ही नहीं पाते। एक सरकारी रिपोर्ट का चौंकाने वाला निष्कर्ष है, सिर्फ 1% की फीस 35 साल के करियर में रिटायरमेंट की बचत को 28% तक कम कर सकती है। ये बाजार का नुकसान या खराब निवेश विकल्प नहीं है, ये सिर्फ गैर जरूरी लागतों का चक्रवृद्धि बोझ है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी अपने ईपीएफ या एनपीएस या कंपनी के रिटायरमेंट प्लान का फीस डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट पढ़ा है? ज्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ा है और ये अज्ञानता उन्हें हजारों लाखों का नुकसान पहुंचाती है। एक हालिया सर्वे में पाया गया कि 62% प्लान पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि वे कोई फीस नहीं देते हैं, जबकि हकीकत में औसत व्यक्ति सालाना हजारों रुपए विभिन्न शुल्कों में चुकाता है। यहाँ ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। फीस सिर्फ फंड के खर्चे नहीं हैं जो आप शायद नोटिस करते हैं। इसमें रिकॉर्ड कीपिंग फीस, प्रशासनिक लागत, कंप्लायंस चार्ज और ऑडिट खर्चे होते हैं। कुछ प्लान तिमाही रखरखाव शुल्क, लोन प्रोसेसिंग फीस और यहाँ तक कि पेपर स्टेटमेंट प्राप्त करने के लिए भी फीस लेते हैं। दिल्ली के रमेश जी को ही ले लीजिए, उन्हें लगता था कि उनका कंपनी रिटायरमेंट प्लान मुफ्त है। बाद में पता चला कि वो सालाना 8,470 रुपए विभिन्न शुल्कों और चार्जेस में दे रहे थे, जिनके बारे में उन्हें कभी पता ही नहीं था। और पागलपन वाली बात यह है कि कुछ रिटायरमेंट प्लान एक ही फंड को बहुत अलग-अलग फीस स्ट्रक्चर के साथ पेश करते हैं। इंस्टीट्यूशनल शेयर क्लास शायद 0.4% चार्ज करे, जबकि रिटेल वर्जन उसी निवेश के लिए 1.2% चार्ज करता है। कर्मचारी अक्सर महंगे वर्जन में फंस जाते हैं क्योंकि वे पूछना नहीं जानते। छोटे बैलेंस वाले खातों के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि अगर आपके पास पिछली कंपनियों के पुराने रिटायरमेंट खाते हैं, तो आप अनुपातहीन रूप से उच्च रखरखाव शुल्क का भुगतान कर रहे हो सकते हैं। 50,000 रुपए वाले खाते पर सालाना 500 रुपए का शुल्क लगना किसी भी निवेश खर्च से पहले सिर्फ प्रशासनिक लागतों में 1% का नुकसान है। क्या आप जानते हैं कि कानून कहता है कि कंपनियों को कर्मचारियों के सर्वोत्तम हित में काम करना चाहिए, लेकिन अक्सर कम लागत वाले प्रोवाइडर और ज्यादा रेवेन्यू शेयरिंग वाले प्रोवाइडर के बीच हितों का टकराव होता है। कर्मचारी अंततः उच्च निवेश शुल्क के माध्यम से प्लान प्रशासन को सब्सिडी देते हैं। एक सरकारी ऑडिट स्टडी में पाया गया कि छोटे व्यवसायों के रिटायरमेंट प्लान में कुल फीस अक्सर सालाना 2% से ज्यादा होती है, जो लॉन्ग टर्म में दौलत बनाने के लिए बिल्कुल विनाशकारी है।
इन कंपनियों के कर्मचारियों के लिए बेहतर होगा कि वे किसी भी कंपनी मैच से परे IRA जैसे विकल्पों में योगदान को अधिकतम करें और रिटायरमेंट प्लान में भागीदारी को कम से कम रखें। निवेश नंबर 5, कमीशन से भारी एन्युइटी प्लान्स। क्या आपको कभी किसी इंश्योरेंस एजेंट ने गारंटीड रिटायरमेंट इनकम और मूलधन की सुरक्षा का वादा करते हुए संपर्क किया है? कागज पर एन्युइटी प्लान्स या ULIPs परफेक्ट लगते हैं, नियमित भुगतान, सुरक्षा और मन की शांति, लेकिन यहीं पर यह सौदा महंगा पड़ जाता है। कई एन्युइटी प्लान्स ऐसे कमीशन स्ट्रक्चर और सरेंडर चार्ज के साथ आते हैं जो आपके पैसे को सालों या दशकों तक फंसा सकते हैं और आपके रिटर्न को तबाह कर सकते हैं। यहाँ इंडस्ट्री का एक चौंकाने वाला सच है। भारत में वेरिएबल एन्युइटी या यूलिप्स पर अक्सर 5% से 10% तक का कमीशन सीधे एजेंट को दिया जाता है। इसका मतलब है कि 10 लाख रुपए के निवेश पर सिर्फ 9 लाख से 9.5 लाख ही असल में आपके लिए काम करना शुरू करते हैं। एक पैसा कमाने से पहले ही आप तुरंत नुकसान में चले जाते हैं। और सरेंडर चार्जेस के बारे में तो पागलपन ही अलग है। कुछ प्लान्स आपके पैसे को 7, 10, यहां तक कि 15 साल के लिए लॉक कर देते हैं और समय से पहले निकालसी पर 10% से ज्यादा का जुर्माना लगा सकते हैं। मुंबई की शर्मिला जी का उदाहरण लीजिए, जिन्हें कैंसर के इलाज के लिए पैसे की जरूरत पड़ी तो उन्हें अपने ही पैसे निकालने पर 1.8 लाख रुपए का सरेंडर चार्ज देना पड़ा। ये वो पैसा था जो उन्हें सुरक्षा देने के लिए था। क्या आपके साथ कभी किसी यूलिप या एन्युइटी प्लान को लेकर ऐसा अनुभव हुआ है? नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जो आपको हैरान कर देगा। एक सरकारी विश्लेषण में पाया गया कि कई एन्युइटी खरीदार फीस स्ट्रक्चर, सरेंडर पीरियड या निवेश विकल्पों को तब तक नहीं समझते जब तक वे अपना पैसा निकालने की कोशिश नहीं करते या अपना पहला स्टेटमेंट नहीं देखते। वेरिएबल एन्युइटी की फीस के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जब आप मैनेजमेंट फीस, इंश्योरेंस चार्ज, मॉर्टैलिटी और एक्सपेंस फीस और वैकल्पिक राइडर्स जोड़ते हैं तो ये अक्सर सालाना 3% से ज्यादा हो जाती है। 20 सालों में ये फीस आपके निवेश का 40% या उससे ज्यादा खा सकती है, भले ही बाजार में मामूली रिटर्न मिले। क्या आप जानते हैं कि कई एन्युइटी प्लान्स निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 3 से 5% का बोनस क्रेडिट देते हैं? वे इस बात पर जोर नहीं देते कि ये बोनस अक्सर बढ़े हुए सरेंडर पीरियड और ज्यादा स्थायी फीस के साथ आते हैं, जो समय के साथ शुरुआती बोनस के फायदे को खत्म कर देते हैं। वॉरेन बफे ने हमेशा महंगे एन्युइटी प्लान्स की आलोचना की है, ये देखते हुए कि इनकी जटिलता और फीस स्ट्रक्चर अक्सर निवेशक से कहीं ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी और एजेंट को फायदा पहुंचाते हैं। सरल, कम लागत वाली निवेश रणनीतियां अक्सर ज्यादा लचीलेपन के साथ बेहतर लॉन्ग टर्म परिणाम देती हैं। निवेश नंबर 6, छिपी हुई फीस वाले रीट्स। आपको क्या आकर्षक लगता है? मकान मालिक बनने की झंझट के बिना रियल एस्टेट से आए, न आधी रात को मरम्मत के लिए फोन, न किराएदार का सिरदर्द, बस स्थिर किराए की आय और प्रॉपर्टी की कीमत में बढ़ोतरी। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ठीक यही वादा करते हैं, लेकिन यहीं पर मामला जटिल हो जाता है। सभी रीट्स एक जैसे नहीं होते और कुछ किस्में फीस की ऐसी परतें समेटे होती हैं जो आपके रिटर्न को तबाह कर सकती हैं। यहाँ इंडस्ट्री का एक चौंकाने वाला रहस्य है। नॉन ट्रेडेड रीट्स या प्राइवेट रियल एस्टेट फंड्स अक्सर 8% से 15% की अग्रिम फीस लेते हैं। मतलब अगर आप 10 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो सिर्फ 8.5 लाख से 9.2 लाख ही असल में रियल एस्टेट में निवेश होते हैं। बाकी कमीशन, मार्केटिंग लागत और प्रशासनिक फीस में चला जाता है। मैं आपसे कुछ पूछता हूं, क्या आपने कभी किसी नॉन ट्रेडेड रीट को बेचने की कोशिश की है? पब्लिकली ट्रेडेड रीट्स के विपरीत, जिन्हें आप बाजार के घंटों के दौरान तुरंत बेच सकते हैं, नॉन ट्रेडेड रीट्स में अक्सर सीमित लिक्विडिटी होती है, जिसके लिए आपको समय समय पर आने वाले रिडेम्पशन प्रोग्राम का इंतजार करना पड़ता है या नेट एसेट वैल्यू पर भारी छूट पर बेचना पड़ता है। रीट की फीस संरचना के बारे में पागलपन वाली बात यह है कि कुछ अधिग्रहण शुल्क, संपत्ति प्रबंधन शुल्क, संपत्ति निपटान शुल्क और प्रदर्शन शुल्क लेते हैं।
जब तक ये सभी लागतें काट ली जाती हैं, निवेशकों को मिलने वाला शुद्ध रिटर्न साधारण पब्लिकली ट्रेडेड रीट इंडेक्स फंड की तुलना में बहुत कम हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ रीट स्पॉन्सर्स के हितों का टकराव होता है, जहां वे निवेशक के परिणाम की परवाह किए बिना प्रॉपर्टी लेन देन से लाभ कमाते हैं। वे संबद्ध संस्थाओं से बाजार मूल्य से ऊपर पर संपत्तियां खरीद सकते हैं या संबंधित कंपनियों से बढ़ी हुई मैनेजमेंट फीस ले सकते हैं। सेबी जैसे नियामकों की जांच में पाया गया कि कई निवेशक नॉन ट्रेडेड रीट्स की इलिक्विड प्रकृति को नहीं समझते थे। वे उम्मीद करते थे कि वे बैंक जमा या पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक की तरह अपना पैसा निकाल सकते हैं। हकीकत ये है कि ये निवेश अक्सर 5 से 10 साल या उससे ज्यादा समय के लिए पूंजी को बांध देते हैं। निवेश नंबर 7, जरूरत से ज्यादा प्रचारित डिविडेंड स्टॉक्स। सिर्फ स्टॉक रखने के लिए भुगतान पाने का विचार किसे पसंद नहीं है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्मार्ट, कंजर्वेटिव और रिटायरमेंट आय के लिए एकदम सही लगता है। जैसे आपका पोर्टफोलियो आपको हर तिमाही में एक तनख्वाह भेज रहा हो। लेकिन ऊंची डिविडेंड यील्ड का पीछा करने में एक खतरा है। ये चुपचाप आपके पोर्टफोलियो को जोखिम भरे क्षेत्रों में केंद्रित कर सकता है और उन भुगतानों के आधार पर सुरक्षा का एक झूठा एहसास पैदा कर सकता है जिनकी कोई गारंटी नहीं है। 2020 का एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। आर्थिक दबाव बढ़ने पर 190 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियों ने अपने डिविडेंड में कटौती की या उन्हें निलंबित कर दिया। भारत में भी पीएसयू कंपनियों से लेकर प्राइवेट सेक्टर की कई दिग्गज कंपनियां जो आय निवेशकों के बीच पसंदीदा थीं, ने भुगतान में कटौती की, जिससे उन रिटायर लोगों को भारी झटका लगा जो उन भुगतानों पर निर्भर थे। डिविडेंड कॉन्सेंट्रेशन के बारे में दिलचस्प बात यह है कि कई आय केंद्रित निवेशक अनजाना में यूटिलिटीज, एनर्जी और रीट्स जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में भारी निवेश कर लेते हैं। जब वे क्षेत्र संघर्ष करते हैं तो डिविडेंड में कटौती अक्सर एक साथ लहरों में आती है, जिससे ठीक उसी समय भारी नुकसान होता है जब निवेशकों को आय की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऊंची डिविडेंड यील्ड कभी-कभी निवेशक के अवसर के बजाय कंपनी के संकट का संकेत देती है। 8% यील्ड वाला स्टॉक आकर्षक लग सकता है, लेकिन अगर ये इतनी यील्ड इसलिए दे रहा है क्योंकि बुनियादी समस्याओं के कारण शेयर की कीमत गिर गई है, तो आपको डिविडेंड कटौती और पूंजीगत नुकसान दोनों का सामना करना पड़ सकता है। क्या आप जानते हैं कि कई डिविडेंड केंद्रित फंड्स और ETFs में होल्डिंग्स का महत्वपूर्ण ओवरलैप होता है? इसका मतलब है कि कई डिविडेंड प्रोडक्ट्स के माध्यम से डाइवर्सिफिकेशन की तलाश करने वाले निवेशक अक्सर उन्हीं कंपनियों और क्षेत्रों में केंद्रित हो जाते हैं। वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे जानबूझकर कोई डिविडेंड नहीं देती, इसके बजाय चक्रवृद्धि के लिए मुनाफे को फिर से निवेश करती है। उनका दर्शन आय सृजन पर कुल रिटर्न, टोटल रिटर्न पर जोर देता है। इस विषय पर आपकी राय जरूर दें। क्या टोटल रिटर्न पर फोकस करना डिविडेंड से बेहतर है? निवेश नंबर 8, स्ट्रक्चर्ड नोट्स और जटिल उत्पाद। क्या आपने कभी ऐसा निवेश देखा है जो बाजार से जुड़े रिटर्न के साथ गिरावट से सुरक्षा का वादा करता हो? ये निवेश का होली ग्रेल जैसा लगता है, शेयर बाजार का फायदा और नुकसान से सुरक्षा। ये स्ट्रक्चर्ड नोट्स और इसी तरह के जटिल उत्पादों जैसे मार्केट लिंक्ड डिबेंचर MLDs की आकर्षक पिच है। लेकिन फाइन प्रिंट में जो छिपा है वो ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स आपके मूलधन की सुरक्षा से कहीं ज्यादा प्रभावी ढंग से जारीकर्ता के मुनाफे की रक्षा करते हैं। स्ट्रक्चर्ड नोट्स को इन्वेस्टमेंट बैंकों द्वारा एम्बेडेड ऑप्शंस, रिटर्न पर कैप और जटिल फॉर्मूलों के माध्यम से पर्याप्त लाभ कमाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्हें ज्यादातर निवेशक नहीं समझते। बैंक अपने जोखिमों को हेज करते हैं, जबकि निवेशकों को जोखिम की कई परतों का सामना करना पड़ता है जिनकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। स्ट्रक्चर्ड नोट्स में रिटर्न की गणना के बारे में पागलपन वाली बात यह है कि वे आपके मुनाफे को सालाना 8% तक सीमित कर सकते हैं, भले ही अंतर्निहित इंडेक्स 20% बढ़ जाए। लेकिन अगर बाजार एक निश्चित सीमा से ज्यादा गिरता है तो भी आपको महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है। आपको सीमित फायदा और असीमित नुकसान मिलता है, जो स्मार्ट निवेश के ठीक विपरीत है। मैं आपसे कुछ पूछता हूं, क्या आपने कभी किसी स्ट्रक्चर्ड नोट के मूल्य निर्धारण की कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश की है? इसके फॉर्मूलों में कई वेरिएबल, बैरियर और पार्टिसिपेशन रेट शामिल होते हैं, जो पेशेवर डेरिवेटिव ट्रेडर्स को भी चुनौती दे सकते हैं।
अगर आप ये नहीं समझ सकते कि आपका रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है, तो आप ये कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं कि ये एक अच्छा निवेश है या नहीं? एक वित्तीय उद्योग नियामक प्राधिकरण के विश्लेषण में पाया गया कि कई स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट निवेशक क्रेडिट जोखिम को नहीं समझते थे। अगर जारी करने वाला बैंक विफल हो जाता है, तो आपका संरक्षित मूलधन बाजार के प्रदर्शन की परवाह किए बिना जोखिम में पड़ सकता है। आप अनिवार्य रूप से बैंक को एक असुरक्षित लोन दे रहे हैं, जबकि सीमित मुनाफे की क्षमता स्वीकार कर रहे हैं। तो हमने क्या उजागर किया? 8 लोकप्रिय निवेश जो छिपी हुई फीस और स्ट्रक्चरल जाल के माध्यम से चुपचाप रिटायरमेंट खातों को खाली कर रहे हैं। ऊंची फीस वाले म्यूचुअल फंड से लेकर जटिल स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स तक, जो निवेशकों के बजाय बैंकों को लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। पैटर्न साफ है। निवेश उद्योग सरल चीजों को जटिल बनाकर लाभ कमाता है, लेकिन सबसे प्रभावी रिटायरमेंट रणनीतियां अक्सर सबसे सरल और सबसे कम खर्चीली होती हैं। प्रो बफेट HQ पर हमारा मिशन यही है कि हम इन जटिलताओं को तोड़ें और आपको स्पष्ट, कार्यवाही योग्य ज्ञान दें। वॉरेन बफेट ने अपने प्रसिद्ध हेज फंड दाव से ये साबित कर दिया। एक साधारण S&P 500 इंडेक्स फंड ने एक दशक में परिष्कृत विकल्पों से बेहतर प्रदर्शन किया। लागत लॉन्ग टर्म में धन निर्माण में बहुत ज्यादा मायने रखती है। रुकिए, मैं कुछ जानने को उत्सुक हूं। क्या आप इन रिटायरमेंट खाता चूसने वालों के बारे में पहले से जानते थे, या ये जानकारी आपके लिए आंखें खोलने वाली थी? सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप अपने मौजूदा निवेशों का इन छिपे हुए धन हत्यारों के लिए ऑडिट करें और कम लागत वाले विकल्प चुनें जो आपके भविष्य के लिए ज्यादा पैसा काम पर लगा रखें।